हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक और अपनी नई क्लास हिंदी की यानी पेडागोजी ऑफ हिंदी की नई क्लास को शुरू करेंगे। जिन बच्चों ने पिछली क्लास को नहीं देखा वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पेडागोजी ऑफ हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास को देख सकते हैं। और उसमें मैंने 115 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम 115 के बाद शुरू करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं क्लासेस की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल था मिशन टीचर को ज्वाइन करें और वहाँ से हमें मैसेज कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारी इस क्लास का आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116। 115 हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो पिछली क्लास को आप अवश्य देखें जा करके, उसके बाद इसको कंप्लीट करें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है हमारा, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। उपर्युक्त कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, मोंटेसरी का। मोंटेसरी का यह आंसर है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। बालक स्वभाव से होते हैं, यानी कि बालक स्वभाव से कैसे होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, अनुकरण प्रिय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। किसी लिखावट से पहले या बाद में लिखना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ए, अनुलेख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य खंड वाक्य हो तो वह कहलाता है। इसका सही आंसर होगा सी, मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, विधिवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन हमारा 121। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। इसका सही आंसर होगा आपका डी, माइकेलिस की, यानी कि यह परिभाषा माइकेलिस द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा 122। गद्य की नाटक से विधा का मूल तत्व क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि कथा वस्तु, पात्र और संवाद। यानी गद्य की नाटक विधा का मूल तत्व कथा वस्तु और पात्र और संवाद होता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जैसे कि इसका क्वेश्चन का मतलब है, नाटक में एक तो कथा वस्तु होने, यानी कोई भी स्टोरी होनी चाहिए, उसको करने वाले पात्र को हम पात्र कहते हैं, और जो बातचीत करते हैं उसको हम बोलते हैं संवाद। तो ये तीनों चीज़ें होना किसी भी नाटक में ज़रूरी होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा गद्य की, क्वेश्चन नंबर 123। गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व क्या है? इसका सही आंसर होगा आपका सी, संवाद। चलिए, यानी कि संवाद ही होता है जो किसी भी नाटक में जान डालता है। प्राण तत्व का मतलब होता है जान डालना, उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। आप किस तरह से संवाद कर रहे हैं वही दर्शकों में को आकर्षित करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी पहला पॉइंट है इसका, देखते हैं। अवसरणानुकूल शब्दावली का ज्ञान कराना और शब्द, सूक्ति एवं लोकोक्ति का ज्ञान कराना और मानव जीवन की वास्तविकता से परिचित कराना ही नाटक का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है हमारा, कहानी का मूल्य तत्व क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि कहानी में एक पात्र होता है, कथा वस्तु होती है उसकी, और कथोपकथन होता है। तो ये सभी कहानी के मुख्य पात्र यानी कि मूल तत्व होते हैं। तो
इसका सही आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए विद्यार्थी पतन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 127। मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को प्रेरित करती है, इसका सही आंसर होगा सी शैक्षिक प्रगति के लिए। अगला क्वेश्चन 128 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुखता से जिसका चयन किया जाता है वो है इसका सही आंसर होगा सी शिक्षण नीतियों व युक्तियों का। अगला क्वेश्चन 129 नंबर, निदानात्मक कार्य में किस चर का विश्लेषण किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ए कार्य एवं समस्या का। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 130। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि सह विद्यालय क्षेत्र, विद्यालय क्षेत्र और सह विद्यालयी गतिविधियाँ। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 131। निम्न में से कौन सा शब्द परीक्षण की विशेषताओं से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि क्रमबद्धता और पारदर्शिता और उद्देश्य निष्ठता। तो ये इसके करेक्ट आंसर होंगे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 132। कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, इसका सही आंसर होगा बी डी एस कोठारी। अगला क्वेश्चन हमारा 133। विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा बी ज्ञानात्मक उद्देश्य। अगला क्वेश्चन 134 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी अनुकरण से अभ्यास। अगला क्वेश्चन है हमारा 135। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी दीपावली पर लेख। अगला क्वेश्चन हमारा 136 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए अभिनय। अगला क्वेश्चन हमारा 137। निम्नांकित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए व्याख्या विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी सुलेख विहीनता। अगला क्वेश्चन हमारा 139। फ्रोबेल के दृष्टिकोण से लेखन कब आरंभ करना चाहिए, इसका सही आंसर होगा बी पठन क्रिया के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। कौन सा कारण वर्तनी अशुद्धि का नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी शब्द भंडारण की कमी। अगला क्वेश्चन 141 नंबर। निम्नांकित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी भाष्य विधि। अगला क्वेश्चन हमारा 142। चित्रों पर प्रश्न पूछकर रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि कहलाती है, इसका सही आंसर होगा सी चित्र रचना विधि। अगला क्वेश्चन 143 नंबर। गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे, इसका सही आंसर होगा डी पर्याय कथन द्वारा। अगला क्वेश्चन 144। कहानी और उपन्यास में समानता का कारण है, इसका सही आंसर होगा डी बाह दृष्टि। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 145। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है, इसका सही आंसर होगा डी आदर्श वाचन का। अगला क्वेश्चन 146। निम्नांकित में से कौन सी कहानी का वर्ग नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए रसवादी। अगला क्वेश्चन हमारा 147। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी सौंदर्यानुभूति। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। उपन्यास शिक्षण में किसका महत्व है, इसका सही आंसर होगा ए स्वाध्याय का। अगला क्वेश्चन 149। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का तत्व नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी वर्णन। अगला क्वेश्चन
नाटक शिक्षण में किसका महत्व नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, मौन पठन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक है? इसका सही आंसर होगा ए, आदर्श वाचन का। अगला क्वेश्चन हमारा 152, समालोचना का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, यानी कि दोष बताना और गुण बताना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 153, निम्नलिखित में से काव्य पाठ के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, शोक सभा। अगला क्वेश्चन 154 नंबर, निम्नलिखित में से पाठ्य पुस्तक का गुण है? इसका सही आंसर होगा सी, प्रयोजन। अगला क्वेश्चन हमारा 155, अन्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अनुपयुक्त है? इसका सही आंसर होगा बी, वर्णमाला विधि। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, हिंदी में मूल्यांकन हेतु किस प्रकार के प्रश्न उत्तम हैं? इसका सही आंसर होगा डी, तीनों का समन्वित रूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि भाषण और अंत्याक्षरी और बाद और विवाद। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्यिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया नहीं आती है? इसका सही आंसर होगा ए, लोकगीत। अगला क्वेश्चन है हमारा 159, नाटक के अभिनय से मुख्य लाभ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा सी, अवसरानुकूल शिक्षा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 160 नंबर, भाषण प्रतियोगिता से मुख्य लाभ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा बी, उच्चारण शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 161, कौन सा शिक्षण साधन दृश्य सामग्री नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, रेडियो। अगला क्वेश्चन हमारा 162 नंबर, कौन सा शिक्षण साधन श्रव्य साधन नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, चित्र विस्तारक। अगला क्वेश्चन हमारा 163 नंबर, ओवरहेड प्रोजेक्टर की क्या विशेषता है? इसका सही आंसर होगा सी, यह शिक्षक के सिर से ऊपर की ऊंचाई पर चित्र प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 164 नंबर, कौन सा शिक्षण साधन दृश्य श्रव्य साधन नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, रेडियो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 165 नंबर, टेलीविज़न किस प्रकार का शिक्षण साधन है? इसका सही आंसर होगा सी, श्रव्य एवं दृश्य। अगला प्रश्न है हमारा 166 नंबर, व्यक्तिगत अनुदेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि शिक्षक के रूप में और मशीन के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 167, भाषा पुस्तकालय से मुख्य लाभ कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि स्वाध्याय के अवसर और कक्षा शिक्षण की पूर्ति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है हमारा, भाषा कक्ष में श्यामपट्ट का आकार सामान्यतः कितना होता है? इसका सही आंसर होगा डी, 1.25 इंटू 2.50 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, भाषा कक्ष में बृहद शब्दकोश कहाँ रखना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, एक निश्चित स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, भाषा कक्ष में संक्षिप्त शब्दकोश कहाँ रखा होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ए, प्रत्येक सीट पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 171, भाषा कक्ष में टेप रिकॉर्डर कहाँ रखना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ए, स्टोर रूम में। अगला क्वेश्चन है हमारा 172 नंबर, भाषा पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि साहित्यिक, लोक रंजनकारी और लोक मंगलकारी। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 173 नंबर, किसी इकाई परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि लघु उत्तरी, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्न। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, भाषा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व किस प्रकार के लक्षणों यानी कि लक्ष्यों को देना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा बी, भाषा ज्ञान। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 175, भाषा परीक्षा में भाषा शैली एवं अभिव्यक्ति शक्ति मापन के लिए सर्वाधिक महत्व किस
प्रकार की परीक्षा का होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, निबंधात्मक परीक्षा का। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया है? इसका सही आंसर होगा ए, कीथ ने। अगला क्वेश्चन हमारा 177 नंबर, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण जिस व्यक्ति ने किया है वह है? इसका सही आंसर होगा ए, एलेन। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन हमारा 178, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों में एक समय में कितने कौशलों का विकास किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, 1। अगला प्रश्न हमारा 179, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को कौन कौन से कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी में, यानी कि कथन, प्रश्नोत्तर और श्याम पट्ट के प्रयोग में। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, मूल्यांकन होता है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। तो ए और बी दोनों आंसर होंगे इसके। अगला क्वेश्चन हमारा 181, गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर होगा डी, भाषा कौशल को सिखाना। अगला क्वेश्चन हमारा 182, पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर होगा सी, काव्य सौंदर्यानुभूति कराना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 183, नाटक शिक्षण का उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि मनोरंजन करना, संवाद कला का ज्ञान कराना और हितोपदेश देना। अगला क्वेश्चन है हमारा 184 नंबर, निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं। इसका सही आंसर होगा सी, अभिव्यक्ति परख। अगला क्वेश्चन हमारा 185, भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, उपर्युक्त कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, श्याम सुंदर दास का। अगला क्वेश्चन हमारा 186, 186 क्वेश्चन है हमारा, त्रिभाषा सूत्र में माध्यमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका सही आंसर है बी, मातृभाषा को। अगला प्रश्न हमारा 187, भाषा को लिखने और बोलने का ढंग कहलाता है। इसका सही आंसर होगा सी, शैली। अगला क्वेश्चन 188 नंबर, अनुक्रमणिक का होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ए, आरंभ में। अगला क्वेश्चन 189, बर्तनी की अशुद्धि का प्रमुख कारण है। इसका सही आंसर होगा डी, स्थानीय भाषा का प्रभाव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 190, कहानी एक छोटी रचना है, उपर्युक्त कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, H.G. वेल्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 191, नाटक होता है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि श्रव्य और दृश्य, यानी कि नाटक को हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, कविता का साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन 193, किस प्रणाली में एक ही भाषा के कवियों की कविताओं की एक दूसरे से तुलना की जाती है? इसका सही आंसर होगा सी, तुलनात्मक, यानी कि तुलना प्रणाली में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्दों के व्यक्तिगत रूप को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, वाक्य। अगला क्वेश्चन 195, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या होती है। इसका सही आंसर होगा डी, 12। अगला क्वेश्चन हमारा 196, कौन सा माध्यम गद्य रचना का नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, कविता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 है हमारा, किस परीक्षण में छात्र को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिलता? इसका सही आंसर है सी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। अगला क्वेश्चन हमारा 198 नंबर, विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा बी, पाठ्यक्रम सह सामग्री, यानी सहगामी क्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 199, द्रुत पाठ शिक्षण का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा ए, शीघ्र एवं बोधगम्य अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 200 नंबर,
नाटक शिक्षण का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हमारे कुछ मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड एमसीक्यू इनको देख लेते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन हमारा 201 नंबर, आंधी के आम का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा डी, सामयिक लाभ। यानी कि सामयिक लाभ का मतलब होगा समय के अनुसार मिलने वाला लाभ। जैसे कि आपने देखा होगा आंधी के आम का मतलब होता है जैसे आंधी आती है उस सीजन में हमारे आम होते हैं, तो जब आंधी आती है तो आम टूट जाते हैं, तो लोगों को बहुत सारे आम मिलते हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये सामयिक लाभ। सामयिक लाभ का मतलब समय पर किसी समय पर लाभ होना, यानी कि आंधी के समय पर आम का लाभ होता है, उसी प्रकार समय पर लाभ होना, तो ये उसी को बोलते हैं हम सामयिक लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 202। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाश पाताल एक कर देना से आशय है। इसका सही आंसर होगा आपका डी, कठिन परिश्रम करना। यानी कि आकाश पाताल एक कर देने का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा ए, कार्य प्रारंभ से पूर्व ही मुसीबत आ जाना। यानी कि इसका मतलब होता है हमारा कोई भी काम हमने शुरू किया उससे पहले ही कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाए, उसी को हम बोलते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अगला क्वेश्चन, छोटे मुंह बड़ी बात करना से अभिप्राय है। इसका सही आंसर होगा सी, डींगे मारना। यानी कि बड़ी बड़ी बातें हाँकना जिसको बोलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, घाव पर नमक छिड़कना का तात्पर्य है। इसका सही आंसर होगा सी, दुखी को और दुखी करना। यानी कोई व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसको और ज़्यादा दुखी करना, इसी को बोलते हैं हम घाव पर नमक छिड़कना। अगला क्वेश्चन, जली बुनी सुनना का अभिप्राय क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, भला बुरा कहना। यानी किसी भी व्यक्ति को भला बुरा कहना ही जली बुनी सुनना का तात्पर्य होता है। अगला क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी होना का तात्पर्य क्या है, यानी कि अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा, ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा बी, नष्ट भ्रष्ट करना। यानी किसी भी चीज़ को नष्ट भ्रष्ट कर देना इसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन, आँखें बिछाना का अर्थ है। जिसका सही आंसर होगा बी, प्रतीक्षा करना। अगला क्वेश्चन, पत्थर की लकीर होना का तात्पर्य है। इसका सही आंसर होगा ए, बात पर अटल रहना। यानी कि अपनी कही हुई बात पर अटल हो जाना, यानी रुक जाना कि हम इसको करवा के ही मानेंगे कोई भी काम हो। ठीक, तो उसको बोलते हैं हम बात, पत्थर की लकीर होना। अगला क्वेश्चन, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा डी, बिल्कुल निरक्षर होना। यानी कि कुछ भी नहीं जानना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंगाली में आटा गीला होना से तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, मुसीबत में और मुसीबत आ जाना। यानी कि हमारे पास पहले से ही आटा की कमी थी और ज़्यादा, और वो आटा गीला और हो गया, अब हम उसको कैसे सही करें, तो उसी से रिलेटेड है ये मुसीबत। यानी कि जैसे हम कोई व्यक्ति परेशानी हो उस पर और ज़्यादा परेशानी का आ जाना, उसी को बोलते हैं हम कंगाली में आटा गीला होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मन चंगा तो कटौती में गंगा से आशय क्या है? तो इसका सही आंसर आपका होगा, यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ है। इसका मतलब है अगर हमारा मन अच्छा है तो हर जगह हमारे लिए वो तीर्थ की तरह ही है। अगर हमारा मन अच्छा नहीं होगा तो हर जगह हमें सब कुछ गलत ही लगेगा। तो चलिए इसका मतलब यही होगा, यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ है। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 227 नंबर, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता है, यह से तात्पर्य है। इसका सही आंसर होगा बी, कठिन काम अकेले व्यक्ति के बस का नहीं है। अगला क्वेश्चन 228, डंके की चोट पर कहना से अभिप्राय है। इसका सही आंसर होगा सी, स्पष्ट घोषणा करके कहना। अगला क्वेश्चन 229 नंबर है हमारा, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। इसका सही आंसर होगा बी,
कहीं का नहीं होना। अगला क्वेश्चन 230, आटे दाल का भाव मालूम होना से आशय क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, वास्तविकता का ज्ञान होना, यानी कि हमें हकीकत का पता चल जाना, इसको बोलते हैं हम आटे दाल का भाव मालूम होना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्लास को आज हम यहीं समाप्त करेंगे। हमने 230 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक, और पुरानी क्लासेस को आप रिवीजन अच्छे से करते रहिए और अपनी तैयारी को इसी प्रकार मेहनत के साथ करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।